आप सभी लोग अच्छे होंगे आशा करते हैं। आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज आरआरबी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेसन वाइज PYQ की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी आपके पृथ्वी की संरचना एक आपका लेसन है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, यहाँ से आपकी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की इस क्लास में जितने भी इस लेसन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करने वाले, इसीलिए आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग जरूर इस क्लास को लास्ट तक देखिए, ताकि आपके आसानी से 1 से 2 नंबर पक्के हो सकें आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के आपका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो आपके 2010 के पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो याद रखना, ऐसा आपके पहली बार जिसने कहा था उनका नाम क्या था, तो पाइथागोरस ने जो है आपके सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी आपकी कैसी है, ये आपकी गोल है। तो ठीक है, इसका जवाब आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा। ये आपका एक तारा होता है, तो आपसे पूछा गया है कि ये आपका पुनः यानी दोबारा कब दिखाई पड़ेगा। तो याद रखना, ये आपका जो तारा होता है ये आपके 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। तो अब जो है ये हम लोगों को दिखेगा तो वो आपके 2062 में दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कहा गया है आपसे, ये आपके 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। कहा गया कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। तो याद रखना, जो आपके पृथ्वी का व्यास है भूमध्य रेखा पर वो आपका कितना है, 12,756 किमी है। ठीक है, तो ये तो आपका पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर रेखीय व्यास हो गया। और अगर आपसे ध्रुवीय व्यास पूछा जाए तो वो भी आप लोग याद रखना 12,712 किमी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो आप लोग जानते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पकड़ अच्छी है तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो याद रखना, ये आपका 44 कम है। जब आप यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे अंतर, तो आपका कितना आएगा, 44 आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच में अंतर हो जाएगा, या आपसे पूछा जाए कितना कम है। ठीक है, तो आपका इसका जवाब हो जाएगा 80 का तीसरा, 44 किमी कम है। फिर कहता है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग आपके 70% भाग आपके घेरे हुए हैं। ये भी आपके 2011 के पेपर में पूछा गया है। फिर कहता है क्वेश्चन, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको जो है हम लोग घूर्णन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति आपकी उच्चतम कब होती है। तो याद रखना, पृथ्वी की आपकी जो घूर्णन गति है वो उच्चतम होती है भूमध्य रेखा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के सहारे आपकी क्या होगी, वो स्थिति में उच्चतम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस तरीके की होती है, पश्चिम से पूर्व होती है, या पूर्व से पश्चिम, या उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर। तो आपकी जो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है वो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक है, फिर कहता है क्वेश्चन, पृथ्वी के नज़दीक आपका कौन सा ग्रह है। तो ये आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा, जो आपके पृथ्वी के नज़दीक है। फिर आपसे कहा गया कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में, विपुल मात्रा का मतलब आपका हो जाएगा जो सर्वाधिक मात्रा में हो। तो आप लोग जानते हैं कि आपकी नाइट्रोजन होती है कितने %, 78%। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात कीजिए। तो पृथ्वी की आयु आप इन चारों में से किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखना, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा जो है हम लोग पृथ्वी की एज ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर आपसे कहा गया कि पृथ्वी या ग्लोब का अपने अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होगा। तो याद रखना, ये आपके 23.5 अंश झुका होगा। ठीक है,
अब आपसे पूछा गया यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो याद रखना ऐसी स्थिति में आपके दोनों अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, दोनों अपरिवर्तित का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसका एक्सप्लेन हम लोग समझते हैं थोड़ा बहुत। कहता है पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिए जाने पर दिन या रात्रि के छोटे बड़े होने पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, यानी जैसा चलता है दिन और रात आपका उसी तरीके से होगा। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपका वायुमंडल वहाँ से हटा लिया जाए। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन है क्योंकि दिन या रात्रि का होना पृथ्वी के अपने कक्ष पर 23.5 अंश झुके होने के कारण और सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के कारण होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर वायुमंडल से कोई भी लेना देना नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश है, तो याद रखना वो आपका 0 अंश होता है अगर बात हो रही है विषुवत रेखा की। आगे क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी तल पर काल्पनिक रेखा जो 180 अंश मेरिडियन के लगभग समांतर होता है क्या कहलाती है? तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे, तो वो क्या पार करे? 180 अंश देशांतर और पश्चिम से पूरब की ओर, तब आपका एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में। आगे कहता है क्वेश्चन कि विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये आपके ब्राज़ील देश से होकर गुजरती है जो आपकी विषुवत रेखा होती है। अब कहता है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो आपके जो दिन और रात होते हैं ये आपके जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब आपका दिन और रात क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में बराबर होगा, कहने का मतलब 12-12 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है देशांतरी यामोत्तर है, तो देशांतरी जो आपका यामोत्तर है तो आपका इनमें से क्या हो जाएगा? कहता है मुख्य यामोत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है। फिर आपसे पूछा गया कि जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो याद रखना ये आपकी हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की जो भी सीमा रेखा है वो आपकी हिंडनबर्ग सीमा रेखा कहलाती है। क्वेश्चन कहा गया कि 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों का विभाजन करती है? तो याद रखना ये आपके यूएसए और कनाडा का विभाजन करती है। फिर आपसे पूछा गया कि उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा को किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो याद रखना ये आपके 38वीं समांतर रेखा के द्वारा जो है अंकित किया गया है। देखिए बिना किसी भी प्रकार की बातचीत करते हुए हम आपको सीधे क्वेश्चन और उसके आंसर का एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे अच्छे से। आगे देखते हैं, और हर एक क्वेश्चन आप देखेंगे आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जा चुका है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को भी मिलेंगे यहीं से। फिर कहता है कि IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर कितना है? तो याद रखना ये आपके 5.5 घंटे का अंतर होता है। ये आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर आपसे पूछा गया कि विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि आपकी कितनी होती है? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो वो आपकी 12 घंटे की होती है। 2012 के पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है। फिर कहा गया है कि जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तब क्या होता है? ऐसी स्थिति में उसे एक दिन का लाभ होता है। ऐसी स्थिति में 2013 में पूछा गया, जरूर आप लोग इसको याद रखना। फिर कहा गया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो वो आपका 1/6 भाग। फिर आपसे कहा गया कि 23 सितंबर को खाली स्थान क्या मनाया जाता है? तो आपके 23 सितंबर को जो है आपका शरद विषु मनाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहते हैं किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होता है? तो वो आपके ध्रुवों पर। किसी भी पिंड का भार अधिकतम अगर पूछता है आपसे पेपर में तो आप लोग बोलेंगे ध्रुवों पर। ठीक है, अब 105 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि भूपर्पटी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है? तो याद रखना किसकी आपकी सर्वाधिक प्रचुरता होगी? तो वो आपकी
सिलिका की हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा यहाँ पर 1 मिनट रुकना। कहता है भूपर्पटी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक मात्रा है। तो इन ऑप्शनों के हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर पूछा जाए यहाँ पर अगर आपका ऑक्सीजन होता तो सबसे अधिक मात्रा जो होती है आपकी भूपर्पटी में तो वो आपकी ऑक्सीजन की होती है, जो आपकी 46% के लगभग होती है। ठीक है, तो इसका जवाब आपका सिलिका ही सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेन कुछ इस तरीके से दे रखा गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन के बाद सिलिका आपका है, तो इसीलिए जवाब आपका सिलिका। फिर आपसे कह रहा है कि निफे शब्द संबंधित है, तो जो आपका निफे शब्द होता है ये आपकी पृथ्वी के कोर से संबंधित है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रचुर मात्रा में आपके एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम जो है ये आपके भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर आपसे पूछा गया पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है, तो ये आपका शैल मूल कहलाएगा या मैग्मा। फिर कहते हैं निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है। तो कार्बनिक चट्टान आपकी इनमें से कौन सी हो जाएगी, तो आपकी कोयला हो जाएगी। और ये भी यहाँ पर याद रखना कि ये तो आपकी कार्बनिक चट्टान तो आपकी कोयला हो जाएगी। बाकी बात करते हैं कि स्लेट और संगमरमर, तो ये आपकी कैसी चट्टानें, ये आपकी रूपांतरित चट्टानें, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर कहता है निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है। देखिए पूछा गया तो रूपांतरित चट्टान आपका यहाँ पर ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन हम लोग किसको कहते हैं, तो याद रखना डोम माउंटेन्स को। किसको बोलेंगे, डोम माउंटेन्स को हम लोग आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं। फिर कहता है कि मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं। तो ये आपके जो होते हैं अधिकतम वो आपके निम्न अक्षांशों पर होते हैं। मौसम के उतार चढ़ाव की बात करेगा, 2013 के पेपर में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर कहते हैं निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में भी वर्षा होती है। तो ऐसा आपका इनमें से कौन सा देश हो जाएगा, तो वो आपका नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ते हैं। कहता है कि नॉर्वे पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु में स्थित है। यहाँ सालों भर वर्षा होती है, यानी जो आपका साल एक होता है उसमें वर्ष भर वर्षा वहाँ पर होती रहती है, परंतु अधिकांश वर्षा आपके शीत ऋतु में होती है। ठीक है, शीत ऋतु का मतलब क्या हो जाएगा आपके, जैसे यहाँ पर बात करता है कि सर्दियों में भी अगर आपसे पूछा जाए किस देश में वर्षा होती रहती है तो आप लोग उसका जवाब देंगे नॉर्वे। फिर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। तो याद रखना ये आपके अपसौर। कहता है कि अपसौर 4 जुलाई को पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी पर होता है। इस समय पृथ्वी की चाल आपकी क्या होगी, न्यूनतम होगी। और कितनी दूरी आप लोग याद रखना, 15.2 करोड़ किमी। फिर क्वेश्चन कहता है कि दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है। तो ये आपकी भूसंधि कहलाती है। 2014 में पूछा गया, इसलिए जरूर इसको याद रखना। फिर कहता है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। तो याद रखना ये आपके 3 जनवरी को जो है आपके सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो अभी तक आपकी पेपर में आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी अभी तक आपके एग्जाम हुए उसमें आपकी पृथ्वी की संरचना लेसन से संबंधित आपके इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने कि हमने आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस किए। और 100% इस बात की गारंटी भी ले सकते हैं आपको यहाँ से जो भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको आज की क्लास से ही देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ताकि आपको ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मिलते रहें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।